फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सेमीफाइनल की लिस्ट तैयार हो गई है। इसमें 3 यूरोपियन टीमें हैं और एक साउथ अमेरिकन टीम है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और अर्जेंटीना को प्री टूर्नामेंट भी फेवरेट माना जा रहा था और यही 4 टीमें सेमीफाइनल में भी पहुंची हैं। लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जो एक समय पे फुटबॉल की पावर हाउस हुआ करती थी। वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहता था, लेकिन अब जब वर्ल्ड कप होता है तो ना ही कोई उन्हें फेवरेट मानता है और ना ही ये टीमें अपने परफॉर्मेंसेस से कुछ खास असर डाल पाती हैं। और इसमें से एक टीम तो ऐसी है जिसने बहुत समय से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं किया है। हमारी सीरीज़ में ऐसी ही कुछ टीमों की हम बात करेंगे और आज की इस पहले वीडियो में मैं बात करूंगा यूरोपियन फुटबॉल की जाइंट, 4 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन, 2 बार रनर अप रही इटली की। इटली की बात करें तो ये एक ऐसी टीम है जिसकी लीग को यूरोप की टॉप 5 लीग्स में से एक माना जाता है। इसके बावजूद भी ये टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अब इससे पहले कि हम इटली के इतिहास पे नज़र डालें, मुझे अभी भी याद है 2017 में जब 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की क्वालिफ़िकेशन चल रही थी तो इटली अपने ग्रुप स्टेज में टॉप पे नहीं आ पाई थी और उसे एक प्लेऑफ मैच खेलना था स्वीडन के खिलाफ। इट वाज अ 2 लेगेड प्लेऑफ टाई जिसमें पहला मैच स्वीडन में होना था और दूसरा मैच इटली में होना था। और इस मैच में पहले मैच में इटली स्वीडन से 1-0 से हार गई थी और दूसरा मैच उन्हें सैन सीरो में खेलना था जहां उन्हें 2-0 या 2 गोल के डेफिसिट से जीतना था। उस समय इटली की टीम को देख के और इटली के इतिहास को देख के ये सोचना भी अजीब लग रहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इटली की टीम सैन सीरो में इन फ्रंट ऑफ ए पैक्ड हाउस एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाई। ये मैच स्वीडन से 0-0 समाप्त हुआ और इटली की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। उस समय बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ना सिर्फ इटली में फैंस शॉक थे बल्कि वर्ल्ड वाइड भी फुटबॉल के फैंस बहुत शॉक थे और निराश भी थे कि एक इतनी बड़ी टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक वन ऑफ अफेयर नहीं है। 2022 का वर्ल्ड कप आया, एक बार फिर से इटली इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इवन तो 1 साल पहले ही उन्होंने यूरोस भी जीता था। उसके बाद 2026 के वर्ल्ड कप में भी इटली की सिचुएशन कुछ वैसी ही थी जैसी 2017 में थी। एक बार फिर इटली की टीम अपने ग्रुप में टॉप नहीं कर पाई और उसे प्लेऑफ मैच खेलना पड़ा बोस्निया और हर्जेगोविना से। एक बार फिर वो प्लेऑफ में हार गए, बोस्निया से पेनल्टी शूटआउट में हार गए और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसमें हम बता दें कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप एक्सपैंड हुआ था। 48 टीमें इस बार वर्ल्ड कप में खेल रही हैं और यूरोप को भी इस बार ज़्यादा स्लॉट्स मिले थे। इसके बावजूद भी ये टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाई। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से इटालियन फुटबॉल की हालत हुई है। लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इटली का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाना इतनी बड़ी डील क्यों है, क्योंकि 200 से ज़्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं और आज अभी भी वर्ल्ड कप में सिर्फ 48 टीमें ही खेल पाती हैं। तो ऐसा क्यों है कि इटली का क्वालिफाई नहीं कर पाना इतनी बड़ी डील है। इसके रीज़न जानने के लिए हमें इटली की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इटली ने सबसे पहले 1934 में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था और इस वर्ल्ड कप को वो जीत गए थे। ये इटली में ही वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था। 1938 में इटली फिर से वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी और अभी तक वर्ल्ड कप के इतिहास में ब्राज़ील के साथ वो एकमात्र ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप को डिफेंड कर पाने में सक्सेसफुल रही है। उसके बाद काफ़ी सालों तक इटली का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मोस्टली वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए अनटिल 1970, जहां एक बार फिर वो फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल में वेस्ट जर्मनी से हार गए थे। उसके बाद फिर 1990 में इटली में वर्ल्ड कप हुआ था। उससे पहले 1982 में वो तीसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बने। स्पेन में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो जीत के, और इस बार उन्होंने जर्मनी के खिलाफ बदला लिया था फाइनल में उनको हरा के। 1982 में जब वो तीसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बने थे तो ब्राज़ील के साथ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन गए थे। उसके बाद 1990 में इटली में ही वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था और इटली 3rd प्लेस रही थी। अगले वर्ल्ड कप में एक बार फिर वो फाइनल में ब्राज़ील से पेनल्टी शूटआउट में हार गए थे। और उसके बाद इटली को एक बार फिर से पीक पे जाने का मौका मिला 2006 में, जहां उनकी लेजेंडरी टीम ने फ्रांस को फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया था। और अगर मैं इस इटालियन टीम की बात करूं और इसकी कंपैरिजन अगर रीसेंट इटालियन टीम से करें तो देख के काफ़ी अफसोस होता है। 2006 की इस इटालियन टीम में जीजी बुफोन, पज़ाली, नेस्टा
माल्दीनी, डेरोसी, फ्रांसिस्को टोटी, एलेसांड्रो डेल पिएरो जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल थे। ये सारे ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे और उस समय इटली की टीम फुटबॉल में टॉप पे चल रही थी। इटालियन डिफेंस को वर्ल्ड की बेस्ट डिफेंस माना जा रहा था और ये उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद से इटली का वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस रहा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। 2010 और 14 में वो ग्रुप स्टेज में एग्जिट हो गए और अगर इटालियन फैंस को ऐसा लगता था कि ये इनके लिए लोएस्ट पॉइंट है तो आने वाला समय उनके लिए और ज़्यादा ख़राब होने वाला था। 2014 के बाद से इटली ने एक भी मैच वर्ल्ड कप का नहीं खेला है। इस हालत के पीछे बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इटली इस सिचुएशन में पहुंची है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था और जो हमारा पहला पॉइंट है वो था एक वर्ड, एक ऐसा इवेंट जो 2006 में हुआ था जिसने इटालियन फुटबॉल को हिला के रख दिया था और उसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा रहा कि जो अभी तक इटालियन फुटबॉल पे देखा जा सकता है। जो नुकसान इस कंट्री को, इटली की लीग को जो 2006 में झेलना पड़ा, उसका असर अभी तक है। जी हाँ, 2006 में एक स्कैंडल हुआ था इटालियन फुटबॉल में जिसको बोलते हैं कैल्शियोपोली और ये स्कैंडल, इस स्कैंडल के बाद से इटली की कई सारे बड़े क्लब्स पे मेजर इम्प्लिकेशंस हुए थे, जिसमें यूवेंटस, एसी मिलान, लाज़ियो और फ्योरेंटीना जैसी टीमों पे सीवियर पेनल्टी लगी थी। क्या था कैल्शियोपोली? तो ये स्कैंडल 2006 के वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ब्रेकआउट हुआ था, जब इटालियन पुलिस ने ये दावा किया था कि कुछ क्लब्स ऐसे हैं इटली में जो कि रेफरीज़ को पैसे खिला के, रेफरीज़ को ब्राइब करके मैच का रिज़ल्ट ऑल्टर करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आया था वो था यूवेंटस के जनरल मैनेजर लुसियानो मोजी का। मोजी पे आरोप लगा था कि उनके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं रेफरीज़ के साथ और वो ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा रेफरी यूवेंटस के मैच को ऑफिशिएट करेगा। ऐसे रेफरीज़ को पहले से पेमेंट की जाती थी और वो रेफरी जानबूझ के डिसीजंस यूवेंटस के फेवर में करते थे। यहाँ तक ये हुआ था कि कुछ मैचेस में जहाँ पे यूवेंटस के राइवल्स के मैचेस थे उनमें भी सेलेक्टेड रेफरीज़ को ऑफिशिएट करने दिया जाता था, जो कि उन मैचेस को भी इम्पैक्ट करते थे। जैसे जैसे इस स्कैंडल की रिपोर्ट बाहर आती गई, इटालियन फुटबॉल को और ज़्यादा झटका लगते गया। उसके बाद इन क्लब्स पे मेजर एक्शन हुआ जिसमें यूवेंटस, जो कि उस साल सेरिया जीती थी, उनसे वो टाइटल स्ट्रिप कर दिया गया और यूवेंटस को सेरी बी में रेलीगेट कर दिया गया। एसी मिलान और लाज़ियो और फ्योरेंटीना जैसे क्लब्स पे भी काफ़ी सीवियर पेनल्टीज़ लगी। लेकिन इसकी वजह से जो इमेज लॉस हुआ, जो सेरिया डैमेज सेरिया के रेपुटेशन को हुआ इस स्कैंडल की वजह से, उससे ये लीग कभी भी रिकवर नहीं कर पाई। इसलिए जान लेना ज़रूरी है कि 1990s में और अर्ली 2000s में सेरिया को वर्ल्ड की बेस्ट फुटबॉल लीग माना जाता था। जो भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स होते थे वो इन सेरिया के ही क्लब्स के लिए खेलना चाहते थे, चाहे वो ब्राज़ील के रोनाल्डो हों, काका हों, इसके अलावा ज़िनेडीन ज़िडान और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सेडोर्फ और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इटालियन क्लब्स उनकी प्रेफरेंस होती थी। जस्ट लाइक कि आज के टाइम में ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स प्रीमियर लीग में या फिर रियल मैड्रिड या बार्सिलोना जैसे क्लब्स में खेलना चाहते हैं, उस समय पे एसी मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस जैसी टीमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल टीमें हुआ करती थी। इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1990 से 2010 तक यूएफए चैम्पियंस लीग में इटालियन टीम्स ने 6 बार ये चैम्पियनशिप जीती है और सबसे ज़्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाली टीमें भी इटली की ही थी, जबकि 2010 के बाद से कोई भी इटालियन टीम चैम्पियंस लीग नहीं जीत पाई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है सेरिया का। तो कैल्शियोपोली की वजह से जो लॉस इटालियन फुटबॉल को हुआ, उससे वो कभी भी उभर नहीं पाई और उसके बाद धीरे धीरे करके जो इटली की जो लीग है, जो सेरिया है, वो प्रीमियर लीग और ला लीगा जैसी लीगों से पीछे होती गई। जो टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स थे वो इस लीग में आने बंद हो गए और ज़्यादातर प्लेयर्स जो इस लीग में जाते हैं या तो वो ज़्यादा एज के होते हैं या उस हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं। फाइनेंशियली भी सेरिया बाकी की लीग से कम्पीट नहीं कर पाती है और यही वजह है कि इस समय अगर हम देखें ट्रांसफ़र विंडो में भी बात करें तो कई बार बिडिंग वॉर में एसी मिलान और इंटर मिलान जैसी टीमें प्रीमियर लीग की मिड टेबल क्लब्स जैसे कि बोर्नमथ, एस्टन विला जैसे क्लब्स से भी कम्पीट नहीं कर पाती हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इटालियन फुटबॉल की डिक्लाइन होने का, वो है लैक ऑफ यूथ डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इटली में 2006 के पहले से भी हो रही है।
उनके लिए किस्मत की बात ये थी कि 2006 की जो उनकी टीम थी वो बहुत ही अच्छी थी और इसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन 2006 से पहले भी कई साल पहले से ही इटालियन फुटबॉल ने यंग प्लेयर्स पे फोकस करना बंद कर दिया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि इटली में वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार प्लेयर्स आते थे तो इटालियन प्लेयर्स को उतना मौका नहीं मिलता था। लेकिन 2006 के बाद से भी जैसे जैसे इस इटालियन फुटबॉल का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, उनके फुटबॉल एसोसिएशन ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग यंग प्लेयर्स, इटली का ध्यान इस पे नहीं था और ये साफ दिखा। इवन अगर हम रीसेंट डेटा भी देखें इटालियन फुटबॉल का तो सेरिया यूरोप की टॉप 5 लीग्स में नंबर 5 पे आती है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यंग प्लेयर्स अ चांस। At the data of percentage of league minutes played by under 21 players in the 5 top leagues in Europe और इसमें नंबर 1 पे लीग आया है जो कि फ्रांस की है। अराउंड 16 to 20% अंडर 21 प्लेयर्स को मौका मिलता है वहाँ पे। बुंदेसलीगा में ये 14 to 18% है, ला लीगा में 10 to 14% है, प्रीमियर लीग में भी 9 to 13% है। इटालियन लीग में ये 10% से भी कम है, ये सिर्फ 6 से 9% है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसका असर इटली की टीम पे साफ दिखता है। इवन तो अभी उनकी टीम में कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर इस टीम का कंपैरिजन हम बाकी के यूरोपियन जाइंट से करें तो इटली की टीम कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। हालांकि रिसेंटली इटालियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी इसका रिज़ल्ट आने में बहुत साल लगेंगे। तो देखना ये है कि इटली आगे किस तरह से परफॉर्म करती है। इसके बाद जो तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है इटालियन फुटबॉल की डिक्लाइन में, वो है वहाँ का फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो वहाँ के फुटबॉल क्लब्स हैं, वहाँ के स्टेडियम्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और किस तरीके के प्लेयर आप बाहर से ला पा रहे हैं, अपने यंग प्लेयर्स को कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, फ़ैन कल्चर कैसा है, स्टेडियम में एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना इंटरनेशनल ऑडियंस आप जनरेट कर पाते हैं। ये सारी ही चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो इटालियन फ़ुटबॉल के लिए इस समय जो सबसे डिसअपॉइंटिंग है वो है वहाँ के फुटबॉल स्टेडियम्स। मैं सेरिया को रेगुलरली फॉलो करता हूँ, लेकिन जब भी हम टेलीविज़न पे सेरिया के मैचेस देखते हैं और उसका अगर हम कंपैरिजन बाकी के टॉप यूरोपियन लीग से करें तो व्यूइंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है वहाँ के डिक्लाइन होते हुए स्टेडियम्स। मोस्ट ऑफ द सीरिया क्लब्स जो जिन स्टेडियम्स में खेलती हैं वो खुद ओन नहीं करती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ 3 या 4 ही ऐसे क्लब्स हैं जो अपना स्टेडियम ओन करते हैं। मोस्टली जो स्टेडियम्स वहाँ के क्लब्स यूज़ करते हैं वो म्यूनिसिपल के अंदर आती हैं और ज़्यादातर वो एथलेटिक्स के स्टेडियम हैं जहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो बहुत दूर होती हैं, तो स्टेडियम में उस तरह का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट नहीं हो पाता है और इन सब की वजह से सेरिया को उस लेवल का टेलीविज़न ऑडियंस नहीं मिल पाती है और वो उस लेवल का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। और जब इस तरह के रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाएंगे तो बड़े प्लेयर्स को अपने लीग में अट्रैक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और यही वजह है कि इंटर मिलान और एसी मिलान जैसी टीमें प्रीमियर लीग के मिड क्लब से भी कम्पीट नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इटली को काम करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। अगेन इस एरिया में भी इटली ने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया है। कई क्लब्स अब अपना स्टेडियम खुद बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी उनको बाकी देशों के लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। और इसके बाद जो चौथा रीज़न है वो है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन वर्ड को समझने के लिए हमें यूरोप की बाकी की टॉप टीमों को देखना पड़ेगा। एक बार अगर आप इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की टीम पे नज़र डालें तो आपको हर रेस के प्लेयर मिलेंगे और आपको वाइट से ज़्यादा ब्लैक फुटबॉलर्स दिखेंगे, प्लेयर्स जो कि एक तरह से अफ्रीकन ओरिजिन के हैं या उनके फादर या ग्रैंडफादर इंग्लैंड में आए होंगे और अब वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली स्पेन का भी हाल है। जो स्पेन के बेस्ट प्लेयर हैं, लमीन यमाल हों चाहे निको विलियम्स हों, वो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। सिमिलरली अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की तो ऑलमोस्ट 90% टीम इज़ मेड अप ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम अफ्रीकन ओरिजिन। जस्ट लाइक दीज कंट्रीज़, इटली में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं अफ्रीका से, लेकिन इटालियन फुटबॉल इस चीज़ को अपने फुटबॉल में इंटीग्रेट नहीं कर पाया है।
इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है रेसिज्म, जो कि इटालियन फुटबॉल में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर ब्लैक फुटबॉलर्स, ज़्यादातर अफ्रीकन फुटबॉलर्स सीरिया में नहीं खेलना चाहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल है उनके स्टार प्लेयर मारियो बालोटेल्ली, जो कि एक समय इटली के बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे। बार बार वो इटालियंस फैंस से रेसिज्म के शिकार होते थे। बालोटेल्ली से ही ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उनके एक और स्ट्राइकर हैं मोइस कीन, जो कि शायद इस समय इटली के बेस्ट स्ट्राइकर हैं। उनके खिलाफ भी कई बार रेसिस्ट कमेंट हुए हैं और इवन मैचेस के दौरान इटालियन फैंस ने ही उन पे रेसिस्ट कमेंट किए हैं। इन सब की वजह से इटालियन फुटबॉल अपनी टीम में माइग्रेंट पॉपुलेशन को, माइग्रेंट प्लेयर्स को उस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाई है जैसे इंग्लैंड ने किया है या फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन जैसी टीमों ने किया है। इवन नेदरलैंड्स का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा नुकसान इटली को इंटरनेशनल स्टेज पे हुआ है। अब इन कंक्लूज़न बात करें तो इटालियन फुटबॉल में इश्यूज़ बहुत हैं, लेकिन इनमें से कुछ इश्यूज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई ज़रूर किया है और उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। और सही बताऊं तो इटालियन फुटबॉल में सब कुछ डूम एंड ग्लूम नहीं है। इवन उनकी करंट टीम पे भी नज़र डालें तो ये टीम इस वर्ल्ड कप में खेल रही मोस्ट ऑफ द टीम से ज़्यादा अच्छी है। तो इटली का वर्ल्ड कप में नहीं होना एक तरह से मैं कहूँगा कि अनफॉरगिवेबल है। करेंटली भी अगर उनकी इस टीम पे नज़र डालें तो इस टीम में डोनारोमा जैसे प्लेयर हैं, इसके अलावा निकोलो बरेला हैं, सैंड्रो टोनाली, कैलेफियोरी, अलेसांड्रो बास्टोनी जैसे कई प्लेयर्स हैं जो यूरोप के टॉप क्लब्स के लिए खेल रहे हैं और अपने पीक पे हैं। तो इसमें कोई रीज़न नहीं है कि इटली की टीम वर्ल्ड कप में एटलीस्ट क्वालिफाई ना कर पाए। इनकी नेशनल टीम अभी तक किसी मैनेजर के बिना है, लेकिन उन्होंने अपने लेजेंडरी प्लेयर पाओलो माल्डिनी को एज ए टेक्निकल डायरेक्टर हायर किया है, जो कि इटालियन फुटबॉल को ओवरसी करेंगे। और उनका मेन फोकस होम ग्रोन प्लेयर्स पे होगा, यूथ प्लेयर डेवलपमेंट पे होगा। और अभी वो एक परमानेंट मैनेजर भी हायर करने वाले हैं। तो हम एक उम्मीद करते हैं कि इटालियन फुटबॉल का फ्यूचर अच्छा हो और ये जो 12 साल से कांस्टेंट डिक्लाइन या 20 साल से जो कांस्टेंट डिक्लाइन हमें इटालियन फुटबॉल का देखने को मिल रहा है वो अब रुके, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में इटली जैसी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।